अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आपका रोड मैप टेस्ट बहुत अच्छा रहा होगा। आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे पहले आपने ये सीखा होगा कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, अगर टाइम कम है, अंडर प्रेशर हो तो टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। फिर आपने टेस्ट देते हुए ये देखा होगा कि जब कुछ माइंड में नहीं क्लिक कर रहा तो प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना है, नर्व्स को कंट्रोल कैसे करना है, चीज़ों को रिकॉल कैसे करना है। और अभी आप डिस्कशन वीडियो से बहुत से नए कॉन्सेप्ट्स, नए एंगल्स, वही चीज़ जो आप एफएससी में पढ़ते आ रहे हो आज तक आपको समझ नहीं आई, यहाँ पे समझ आएगी। और इसके बाद आप वन ऑन वन मेंटोरशिप कॉल में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेंगे, अपने मेंटोर से एक प्रॉपर रोड मैप लेंगे आज से लेकर एमडी कैट तक, फिर उस पर चलेंगे और इंशाल्लाह एमडी कैट 2026 क्रैक करेंगे। तो अभी चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द हार्ट पंप्स अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। ये जो वैल्यू है ना, इसे हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट के दिल आपका 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। अब क्वेश्चन ये है कि इस 5 लीटर में से जो कि 1 मिनट में पंप हुआ है, आपकी किडनीज को पर मिनट कितना रिसीव हो रहा है। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था ना, जो कि आपने नोट करना था, और मुझे पता है 95% स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा, वो ये कि यहाँ पे किडनीज कहा गया है। मतलब यहाँ पे 2 किडनीज की बात हो रही है। अगर यहाँ से मैं एस निकाल देता ना, इसको ऑप्शन, इसका आंसर चेंज हो जाना था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एस के साथ आंसर डिफरेंट है, एस के बगैर आंसर डिफरेंट है। अब आंसर इसके क्या क्या, देखो ये बात हमने पढ़ी हुई है कि किडनीज रिसीव 20% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। मतलब कि 1 मिनट में दिल से जितना खून निकलेगा उसका 20% हिस्सा दोनों किडनीज के पास जाएगा। मतलब कि इसका 20% होगा 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर जो है ना वो दोनों किडनीज के पास जाएगा। अगर मैं एक किडनी की बात करूं तो एक किडनी के पास जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस होने की वजह से आंसर 1 लीटर है। एस ना होता आंसर चेंज होता। दूसरी बात ये कि एफटीबी की जो न्यू बुक है ना, वो इस वैल्यू को मजीद प्रिसाइज करके लिखती है 1.2 लीटर। तो ये वाली वैल्यू आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। पहले बताएं कि फंक्शनल यूनिट्स कौन से होते हैं। वो होते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की बात हुई इतनी लंबी लाइन में। अच्छा, आर अरेंज्ड अलोंग हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रीजन्स। किडनी में 2 ही रीजन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो इसका आंसर 2 होगा। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब इनकी थोड़ी सी मजीद बातें जो कि आपको एमडी कैट में हेल्प आउट करेंगी, एज इट इज एमसीक्यूज आते हैं, वो पेपर पे या बुक पे नोट कर लें। 2 तरह के नेफ्रॉन्स है, एक है कोर्टिकल, ये है कोर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी, जो कि जस्ट अबव द मेडुला है, वो है जक्स्ट्रा मेडुलरी। जो कोर्टिकल है ना, उनकी परसेंटेज वो ज्यादा होते हैं, वो होते हैं 70 to 80%। ठीक है, और बाज बुक्स लिखती हैं 80 to 90%। ठीक है, ये ज्यादा होते हैं। जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है ना, वो होते हैं 20 to 30%। एक एक मजीद बात इन दोनों की आप याद रखिएगा कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, जबकि जो कोर्टिकल है वो डाइल्यूट यूरिन। और अगर मैं आपको एक मजीद बात बता दूं दोनों की, कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है ना, उनकी लूप ऑफ हेनले डीप डाउन द मेडुला जाती है, जबकि जो कोर्टिकल है उनकी लूप ऑफ हेनले छोटी होती है और सिर्फ ऊपर तक ही रहती है। इतनी बातें अभी के इनफ है, मजीद हम एमडी कैट में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स एट ग्लोमेरुलस मेनली बिकॉज। क्वेश्चन बहुत ही मजे का है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ग्लोमेरुलस में ही क्यों होती है, बाकी बॉडी में, ब्रेन में क्यों नहीं हो रही, मेरे हाथ में क्यों नहीं हो रही, उधर ही क्यों हो रही है। बहुत मजे का क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। पहला ऑप्शन था इट्स कैपिलरीज हैव पोरस वाल्स। मतलब कि जो मेरे हाथ में कैपिलरीज हैं वर्सेस जो यहाँ पे कैपिलरीज है उनमें डिफरेंस है। यहाँ पे जो कैपिलरीज है उनकी वाल में सुराख हैं, उस सुराख का साइज क्या है। आपकी सिंध की बुक लिखती है कि वो 70 नैनोमीटर इन डायामीटर है वो सुराख। मतलब ये कि कैपिलरीज में ही फर्क है। पहली बात तो ये होगी। ओके, आपने समझ ली। उसके बाद ब्लड प्रेशर इज हाई देयर, या आपकी बुक लाइन लिखती है। कभी सोचा क्यों यहाँ पे ब्लड प्रेशर
यहाँ पे कम है ब्लड प्रेशर और यहाँ पे हाई क्यों है? दिल तो एक ही है, यहाँ पे क्या हुआ है बताता हूँ अभी क्या हुआ है। वैसे ये बात ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे कोई सक्शन पंप्स है नहीं, ये वाली बात गलत है, कोई सक्शन पंप्स नहीं होते। और आंसर है इसका डेल्टा बोथ। अब बैक टू द क्वेश्चन के ब्लड प्रेशर वहां पे हाई क्या हुआ, कैसे हुआ? दिल तो एक ही है, यहाँ पे हाई नहीं हुआ, वहां पे कैसे हाई हो गया? अल्लाह ने बहुत खूबसूरती से आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, ठीक है। उसमें होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं। उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल से बनती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद आगे होते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब अल्लाह ने इतनी खूबसूरती से इफरेंट आर्ट्रियोल्स, जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है ना, इनका जो डायामीटर है ना वो हाफ रखा है, हाफ। इसका डायमीटर डबल है, ठीक है। मतलब देखो अब यहां पे हुआ क्या कि एक पाइप है, यहां से जा रहा है, आगे से तंग हो गया है। जब पाइप आगे से तंग हो गया है तो पीछे प्रेशर बिल्डअप होगा। पीछे जब प्रेशर बिल्डअप होगा और इसकी दीवार में होल्स भी हैं, सुराख भी हैं, तो जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो यहां से फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और इस तरह से यहाँ पे चूंकि सुराख है तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल होती है। ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, अब आपने समझ लिया है इसको। आगे चलते हैं। आगे, व्हाट मेक्स द इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से आपने देखना है इसको। हाईली कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। किस चीज की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? सोल्यूट की ही ज्यादा होगी ना। तो कौन सी चीज ऐसी है जो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर रही है? ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा जी, पहला ऑप्शन ये है काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म। यस बिल्कुल, इसके थ्रू क्या हो रहा होता है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, इनकी एक्टिव पंपिंग हो रही होती है, एक्टिव पंपिंग इनकी हो रही होती है और इनका कंसंट्रेशन इनकी मेंटेन करके रखी जा रही होती है। अब चूंकि ये सोल्यूट्स हैं तो दिस इज द वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स। आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ यूरिया, यूरिया भी एक सोल्यूट है, तो अगर यहां पे यूरिया भी होगा तो उससे भी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसका आंसर अल्फा भी है, बीटा भी, मतलब इसका आंसर हो गया डेल्टा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की इतनी ज्यादा अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती और वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। तो जो मेन फैक्टर्स है आपकी बुक में लिखे भी हुए हैं वो अल्फा और बीटा है और आंसर होगा इसका डेल्टा। अब ये इतनी डिटेल है इनकी कि इस पे पूरा 20-25 मिनट का आपका एमडी कैट का लेक्चर है, जो कि हम एमडी कैट में डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि पीछे के मैकेनिज्म जिससे क्या है। अभी के लिए आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल? बिल्कुल ही इम्परमिएबल है वाटर के लिए अंडर ऑल कंडीशंस। अच्छा, पहला ऑप्शन है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। आपको पता है कि मेजर पोर्शन ऑफ वाटर आपका ना इधर ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है, इससे पानी गुजरता है, आराम से गुजरता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, इससे भी पानी आराम से गुजरता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, इससे पानी नहीं गुजरता, पानी के लिए ये इम्परमिएबल है। आप मुझे बताएं कि ये किस चीज के लिए परमिएबल है? ये मेनली 3 चीजों के लिए परमिएबल है। कौन कौन सी वो चीजें हैं? पहला है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर क्लोरीन, ठीक है। और इन 3 चीजों की ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। आखिरी कलेक्टिंग डक्ट, क्या ये परमिएबल है या इम्परमिएबल? एडीएच की प्रेजेंस में ये परमिएबल हो जाती है। लेकिन एक चीज आप यहां पे गौर कीजिएगा कि ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता था आंसर। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्ट में आपको बोला कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, तो ये तो नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं है। बहुत से बच्चे इसको नेफ्रॉन का पार्ट समझते हैं। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। बहुत से नेफ्रॉन्स की कंटिन्यूएशन है, ये किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ये भी बात आपने याद रखनी है, काम आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है इन किडनी डिजीज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड में लीड टू। अगर आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही और यूरिया का लेवल बढ़ चुका हुआ है तो उससे क्या क्या मसले हो सकते हैं? पहला लिखा हुआ है हाई ब्लड प्रेशर। देखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं। देखो,
अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करी, मतलब कि यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब कि आप पानी तो पिए जा रहे हो लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, मतलब कि आपकी बॉडी में फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर बॉडी में फ्लूइड का लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड का लेवल इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। दूसरा एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा? वैसे होगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है होगा, लेकिन क्यों होगा? सोचो, आपकी जो किडनीज होती है ना, वो एक हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, EPO, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? बोन मैरो पे जाके वहां से ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवाता है। अगर ये ठीक से काम नहीं कर रही तो ये हार्मोन नहीं बनेगा, उससे ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे और आपको एनीमिया हो जाएगा। तो इसका आंसर है डेल्टा। लो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता क्योंकि हमने बात की कि बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है, जब फ्लूइड ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन की बात हो रही है, हीट प्रोड्यूस करने की बात हो रही है कि कौन सी चीज हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। पहला ऑप्शन शिवरिंग। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे भी रब करूं ना तो मुझे हीट महसूस होगी पैदा होती हुई, ठीक है, तो इससे तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, आपकी बॉडी के जो रिएक्शंस हैं वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाए, तो रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट में हीट पैदा होती है, तो इससे भी हीट पैदा होगी। उसके बाद कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ब्लड ना मेरी स्किन की तरफ नहीं आएगा और स्किन से हीट लॉस जो होनी थी ना, हीट लॉस होनी थी, वो नहीं होगी। तो इससे हीट लॉस नहीं होगी लेकिन हीट पैदा होगी क्या? इससे हीट पैदा नहीं होगी, ठीक है। इसका जो फायदा ये होगा कि मैं हीट को कंजर्व कर लूंगा, जो अंदर पैदा हुई थी हीट वो मेरी लॉस नहीं होगी लेकिन मजीद पैदा इससे नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर है कि इससे हीट प्रोडक्शन नहीं हो रही। उसके बाद इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो, जब आपका एटीपी प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज की सारी एनर्जी एटीपी में नहीं कन्वर्ट होती, उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होती है। मतलब आप जब रेस्पायर कर रहे हो, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, तो ग्लूकोज की 100% एनर्जी एटीपी में नहीं कन्वर्ट हो रही, कुछ आपकी हीट की फॉर्म में लूज भी होती है, ठीक है। तो इसका अभी के लिए आंसर होगा चार्ली। आगे चलते हैं। इसके बाद है द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन। कंट्रोल सेंटर कहां पे प्रेजेंट है टेम्परेचर के लिए? पहला ऑप्शन स्किन, नहीं। दूसरा ऑप्शन मेडुला ऑब्लिंगेटा, नहीं। तीसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमडी कैट का फेवरेट क्वेश्चन है, एज इट इज बहुत दफा एमडी कैट में आ चुका और बहुत आसान क्वेश्चन है, और डेल्टा भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि थर्मो रिसेप्टर्स इनमें से कहां पे प्रेजेंट होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स, क्या आंसर होगा आपका? दो जगह प्रेजेंट होते हैं, स्किन में भी होते हैं आपके थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट, और हाइपोथैलेमस में भी होते हैं। जो स्किन में होते हैं ना, वो आउटर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो हाइपोथैलेमस में होते हैं, अंदर होते हैं ना, वो आपके ब्लड का टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सेंटर है वो सिर्फ हाइपोथैलेमस में ही है, लेकिन जो रिसेप्टर्स है वो दोनों जगह। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वास्कुलर। वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, ए वास्कुलर मतलब कोई ब्लड वेसल जिसमें नहीं है। ब्रेन, क्या आपको लगता है कि ब्रेन में ब्लड वेसल्स नहीं होंगी? ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं, उसे ब्लड चाहिए। बोन में भी ब्लड वेसल्स होती हैं। कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें कोई ब्लड वेसल या नर्व नहीं होती, और इसी वजह से जो कार्टिलेज की हीलिंग है ना वो स्लो होती है, क्योंकि उस तक ब्लड पहुंच ही नहीं रहा डायरेक्टली, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचता है और वो आहिस्ता आहिस्ता हील करता है, ठीक है। तो आंसर है कार्टिलेज। ज्वाइंट कैप्सूल में भी ब्लड वेसल्स होती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद है एक्यूट आर्थराइटिस। आर्थ का मतलब होता है ज्वाइंट्स, ठीक है, और आइटस, जहां पे भी वर्ड आइटस आएगा ना, आइटस,
उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, और वो एक्यूट मतलब अचानक हो रही, मतलब जल्दी जल्दी से हुई है। मोस्ट कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम, मोस्ट कॉमनली किस वजह से हो रही है? पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, डिफरेंट चीजों का ठीक से नहीं हो रहा। इससे भी आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन वो एक्यूट नहीं होगा, वो होगा क्रोनिक आर्थराइटिस। ओके, जो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होगा, एक्यूट नहीं होगा इससे। उसके बाद बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर से आर्थराइटिस यूजुअली नहीं होता। उसने पूछा मोस्ट कॉमनली, फिर तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, ज्वाइंट इंजरी ओनली, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट इंजरी से मोस्ट कॉमनली होता है। ये भी बात इसकी गलत है, हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमनली और ओनली करके बिल्कुल नहीं। बैक्टीरियल इन्वेजन, ये बेहतरीन आंसर है। बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके ना जो दो बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट कैप्सूल होता है ना, उसमें होती है आपकी मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये ना उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है, उस मेम्ब्रेन को थिक करवा देता है। उस मेम्ब्रेन ने साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करना था ताकि फ्रिक्शन कम हो। अब वो मेम्ब्रेन थिक हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, वो फ्लूइड सेक्रेट नहीं करेगी तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी और आपको पेन होगी, पेन होगी, आपको स्वेलिंग होगी, और आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें से आवाजें आएंगी। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो हमारा आंसर है बैक्टीरियल इन्वेजन, और इसकी ट्रीटमेंट होती है एंटीबायोटिक्स के थ्रू। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ मसल फाइबर एंड अ मसल सेल? ये दो टर्म्स हैं, आपने अक्सर सुनी होंगी। इनके दरमियान क्या रिलेशन है? देखो, ये दोनों चीजें ना एक ही चीज के दो नाम हैं, जो कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। वो मसल फाइबर को अलग लाइन में याद कर रहे होते हैं और मसल सेल को अलग लाइन में रख के याद कर रहे होते हैं, जबकि दोनों ही एग्जैक्टली सेम चीज है, एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, एक ही चीज के दो नाम है ये। आगे चलते हैं। इरेगुलर स्ट्राइएशंस आर फाउंड इन, यहाँ पे अब दो वर्ड्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला है इरेगुलर, मतलब कि इरेगुलर हैं, वो रेगुलर नहीं। अगर यहाँ पे रेगुलर होता आंसर डिफरेंट था। स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्राइएशंस किस में होती हैं? दो तरह के मसल्स में होती हैं, स्केलेटल मसल्स में भी होती हैं, कार्डिक मसल्स में भी होती हैं। अगला था इरेगुलर किस में होती हैं? वो होती हैं कार्डिक में। ठीक है, वो होती हैं कार्डिक में, इरेगुलर। लेकिन अगर वो कहता कि रेगुलर स्ट्राइएशंस, तो आंसर आना था स्केलेटल मसल। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर मायोसिन हेड्स टू अटैच एक्टिन, विच प्रोटीन या प्रोटीन्स मस्ट मूव इन द होल प्रोसेस? तो पहली बात ये कि यहाँ पे प्रोटीन्स मूव कर रही हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स मूव करेंगी? सबसे पहले क्या होता है कि कैल्शियम आता है आपका, कहाँ बाइंड करता है? ट्रोपोनिन, जो कि एक जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ट्रोपोनिन में, उसके साथ बाइंड करता है कैल्शियम। क्या होता है, जैसे ही बाइंड किया कैल्शियम, ट्रोपोनिन हल्की सी मूव की, ट्रोपोनिन हल्की सी मूव की, जैसे ही ट्रोपोनिन मूव की, ट्रोपोमायोसिन भी मूव हो गई और बाइंडिंग साइड्स एक्सपोज होगी, मतलब कि दोनों प्रोटीन्स यहाँ पे मूव होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास चार्ली। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड डज नॉट चेंज इन लेंथ? अगर यहाँ पे बैंड ना भी होता ना, तब ये ज्यादा मजे का क्वेश्चन होता। चलो हम बैंड के बगैर इसे सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा मजे का होगा। पहला है सार्कोमियर। देखो, क्या सार्कोमियर की लेंथ चेंज होती है? बिल्कुल होती है। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना ही सार्कोमियर के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से है। यहाँ पे जो सार्कोमियर है, यहां से लेकर यहां तक है, इतना लंबा है। ठीक है, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसकी जो लेंथ है वो इतनी रह गई, तो ये तो भाई छोटा हो रहा है। ओके, उसके बाद मसल फाइबर भी छोटा होता है, मसल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद ए बैंड वो है जो कि कभी भी छोटा नहीं होता, क्योंकि ए बैंड हमारे पास थिक फिलामेंट को हम कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक ए बैंड, इधर भी उतना ही है, और यहां से देख लो इधर भी उतने का उतना ही है ए बैंड। जबकि जो आई बैंड है ना, आई बैंड वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे आई बैंड यहां से लेकर इतना है, और यहाँ पे आई बैंड देख लो बिल्कुल ही छोटा हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास ए बैंड, जो कि बिल्कुल छोटा नहीं होता, बाकी सब कुछ छोटा हो जाता है। आगे चलते हैं।
टी ट्यूब्यूल्स इन मसल्स आर फॉर्म्ड बाय, टी ट्यूब्यूल्स को कौन बनाता है, कैसे बनती हैं? क्या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? नहीं। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? नहीं। ए एंड बी तो फिर होगा ही नहीं। बाकी आंसर क्या बचा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सार्कोलीमा की इन्वेजिनेशंस होती हैं और उन इन्वेजिनेशंस को टी ट्यूब्यूल कहते हैं। ये इन्वेजिनेशन है और इस इन्वेजिनेशन को टी ट्यूब्यूल कहा है, और इस टी ट्यूब्यूल के साथ एडजेसेंट पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन वो उसके साथ होता है, टी ट्यूब्यूल के साथ है। टी ट्यूब्यूल को किसने बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से टी ट्यूब्यूल बनी है। ओके, आगे चलते हैं। एटीपी इन मसल्स इज रिक्वायर्ड फॉर, बहुत मजे का इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको काफी हेल्प करेगा एमडी कैट में। अच्छा, पहली बात, डीअटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, इसके लिए आपको एटीपी चाहिए होता है। अगर एटीपी नहीं होगा तो आपकी मायोसिन एक्टिन से डीअटैच नहीं होगी और मसल आपके स्टिफ रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, पंपिंग ऑफ कैल्शियम बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, जब नर्व इंपल्स आती है ना, तो यहाँ से कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं और कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर तो निकल आता है, लेकिन अब इसने कभी ना कभी वापस भी तो जाना है ना। जो बाहर आया उसने अंदर भी तो जाना ही है। तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे कैल्शियम पंप्स होते हैं, जो कि एटीपी को यूज करके इसको वापस, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है तब वापस कैल्शियम को अंदर पंप किया जाता है एटीपी को यूज करते हुए। ठीक है, तो एटीपी यहां पे भी यूज होती है। तीसरी चीज, मेंटेनिंग द आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यह है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और आपने यहां पढ़ा हुआ है कि यहां पे होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जो कि इसको मेंटेन करता है, और चूंकि ये पंप है तो इसको एटीपी चाहिए। ठीक है, तो एटीपी आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द मसल सेल्स को भी मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन, कहां पे नहीं होते? ये मेरा ख्याल है पीटीबी की लाइन है, और ये एक्सोन में नहीं होते, सेल बॉडी में भी होते हैं, डेंड्राइट में भी होते हैं। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक बतानी है कौन सी है। बहुत मजे का क्वेश्चन होगा, और आपको अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि डिवाइड और रीजनरेट एक ही बात होगी, जबकि एक बात नहीं है। न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, ठीक है, न्यूरॉन्स नेवर रीजनरेट, गलत। न्यूरॉन्स कैन रीजनरेट अगर उनकी सेल बॉडी इन कॉन्टैक्ट है और उनके डेंड्राइट्स या एक्सोन को कुछ हो भी गया है ना, वो नए डेंड्राइट्स, नए एक्सोन बना लेंगे। दे कैन रीजनरेट बट दे कैन नॉट डिवाइड, क्योंकि उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। ओके, अच्छा, और यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसका जो ठीक आंसर है वो आपके पास बीटा होगा। जो चार्ली है लिखा हुआ है कि मेकअप मोर देन 90%, नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि ऑलमोस्ट 50-50 की होती है, डिवीजन ऑलमोस्ट 50-50 की, कि 50% जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स हैं, और बाकी 50% ऑलमोस्ट जो है वो स्पोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लास सेल्स है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट इन सोमा एंड एक्सोन, ये सिर्फ सोमा में होता है, एक्सोन में नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फाउंड इन, ये भी बहुत मजे का क्वेश्चन था, एंड आई होप कि आपको इसका आंसर पहले से नहीं पता होगा, आपने एग्जाम के दौरान बैठ के सोचा होगा। देखते हैं आपने क्या सोचा था। देखो जरा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए। आपको चाहिए एक मेम्ब्रेन और एक पोटेंशियल। ये है आपके पास एक मेम्ब्रेन, जो कि आप कह लो कि सेल मेम्ब्रेन है, और इसके इर्द गिर्द अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो ना, तो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो बन गया, और अगर वो मेम्ब्रेन रेस्ट पे है तो वो बन गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब कि मेम्ब्रेन तो आपके पास हर सेल की ही होती है। क्या हर सेल के अंदर और बाहर कुछ आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होते हैं? बिल्कुल, हर सेल के अंदर कुछ आयंस होते हैं और हर सेल के बाहर कुछ आयंस होते हैं। मतलब ये कि हर सेल में ही मेम्ब्रेन भी है, आयंस भी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। तो इसका आंसर है डेल्टा। अगर तो आप यहां तक पहुंच गए थे, यू आर जीनियस। आगे चलते हैं। इसके बाद है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फाउंड इन, अगर तो आपने ये भी कर लिया था, यू आर डबल जीनियस। अच्छा,
अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ उस सेल में होता है जो कि एक्साइटेबल सेल है, और वो आपकी बॉडी में मेनली सिर्फ दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं मसल्स। तो इन दोनों में सिर्फ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो आंसर होगा चार्ली। जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर एक सेल में होता है। आगे चलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेनली एन, यह आपने पढ़ा हुआ है लेकिन उसको बस घुमा के पूछा गया हुआ है आपसे। आपने ये पढ़ा हुआ है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसका काम क्या है कि सोडियम और पोटेशियम को उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ पंप करवाना ताकि उनका ग्रेडियंट मेंटेन रह सके, ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू -70 मिलीवोल्ट है वो मेंटेन रह सके। तो वो जो पंप है वो एटीपी से तो काम कर रहा है। इसका मतलब है कि पंप को चलाने के लिए जिसने आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करके रखा है, आपको एनर्जी चाहिए, तो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ओके, बाकी सारे गलत हैं। इस पंप ने आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करके रखा है और आपको इस पंप के लिए एटीपी चाहिए। आगे चलते हैं। जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज मेनली, अब देखो यहां पे है कि जनरेट करना है आपने एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? अगर आपने कभी वो ग्राफ देखा हो, ये हाँ इस तरह का ग्राफ होता है ना, अगर आपने ये कभी ग्राफ देखा हो तो ना ये होता है आपके पास थ्रेशोल्ड। जैसे ही आपका जो वोल्टेज है ना वो -70 से -55 तक पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। जब सोडियम अंदर आता है तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, और आपका एक्शन पोटेंशियल आ जाता है। क्या यहाँ कहीं पे भी कोई पंप है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि हमने पोटेंशियल को -70 से -55 किया। वो कैसे किया? किसी स्टिमुलस ने ये काम किया। जब किसी स्टिमुलस ने ये काम किया तो वो चैनल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो गए, और जब वो चैनल्स ओपन हुए तो सोडियम डिफ्यूजन के थ्रू मूव किया, एक्टिवली नहीं मूव किया, डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा था पहले से। जैसे ही वो चैनल ओपन हुआ अंदर आ गया वो, और आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस। इसमें आपको एनर्जी एटीपी की फॉर्म में नहीं लगी, सिर्फ आपको यहाँ पे एक स्टिमुलस देना पड़ा और वो काम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वोल्टेज गेटेड चैनल के खुलने से हो गया। ओके, आगे चलते हैं। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अ स्टिमुलस ऑन अ न्यूरॉन इज टू, ये भी मजे का क्वेश्चन है, ये भी मजे का क्वेश्चन है। ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ उसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया आपके सामने कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। अच्छा, इमीडिएट इफेक्ट बताना है आपने। पहली बात ये कि इमीडिएट इफेक्ट बताना है, और किसका बताना है? स्टिमुलस का बताना है। किसी भी स्टिमुलस का, वो थ्रेशोल्ड भी हो सकता है, वो दूसरा भी हो सकता है। तो उस स्टिमुलस का, किसी भी स्टिमुलस का इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? क्या वो आपको एटीपी देगा? कोई ताल्लुक ही नहीं है एटीपी का उसके साथ, तो छोड़ो उसको। उसके बाद क्या, अच्छा मैं पहले बताता हूँ कि होगा क्या। ये है आपके पास एक कह लो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे आपको कोई मिला स्टिमुलस। अब उस स्टिमुलस ने क्या किया कि हल्का सा जो पोटेंशियल है ना, हल्का सा पोटेंशियल इंक्रीज किया, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर अगर यहां तक इंक्रीज हो गया ना तो ये पहुंच गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। लेकिन अगर यहां तक नहीं पहुंचा तो बस थोड़ा सा ही उसने इंक्रीज किया, नीचे हो गया, फिर इंक्रीज किया, फिर नीचे हो गया, फिर इंक्रीज किया, फिर नीचे हो गया, फिर इंक्रीज किया, ऊपर चला गया। इस तरह से होता है। अगर वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचा तो आगे को निकल गई बात, अगर नहीं पहुंचा वो वापस आ गया अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये ना एक लोकलाइज्ड चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल करता है कि पहले पोटेंशियल था -70, उसे कर देगा -65 तक, फिर उसे कर देगा -60 तक, और वो लोकलाइज्ड होगा, वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा जब तक के वो -55 तक नहीं पहुंचता
और फिर एक्शन पोटेंशियल नहीं आता और फिर वो आगे ट्रांसलेट होगा। तो जो उसका इमीडिएट इफेक्ट है, आपकी बुक लाइन है ये, कि वो लोकलाइज्ड चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या फिर अगर मजीद मैं स्पेसिफिक करूं तो लोकलाइज्ड डीपोलराइजेशन, लोकलाइज्ड डीपोलराइजेशन इन अ स्मॉल एरिया ऑफ अ न्यूरॉन। ओके, आगे चलते हैं। न्यूरल आर्चीज प्रोटेक्ट द, ये भी आपकी पीटीबी की बुक लाइन है जो कि बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये वर्ड उनकी बुक में लिखा हुआ है और ये वर्ड की डायग्राम ये है। तो क्या होती हैं ये ना, बेसिकली आपका एक वर्टिब्रा है, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसे कहते हैं न्यूरल आर्चिस। ओके, और ये यहाँ पे होती है स्पाइनल कॉर्ड, उससे ये प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ये आपके ब्रेन वाले टॉपिक के जो ऊपर पैराग्राफ है ना, वहाँ पे बात लिखी हुई है, इसका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। इन द पीटीबी की बुक में ये बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होलो, खोखला है, क्या खोखला है जी, एंड कंटेन्स कैविटी या कैविटीज, ये भी बात आपकी बुक से ही है। अक्सर आप अपनी बुक को गौर से नहीं पढ़ते। क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ खोखली है? लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल, इट इज़ अ होलो स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जहाँ पे CSF फ्लो कर रहा होता है, तो ये खोखली है, अंदर कैविटी है इसके। क्या ब्रेन भी खोखला है? बिल्कुल, ब्रेन में 4 कैविटीज होती हैं जिनके अंदर CSF फ्लो करता है और उन कैविटीज को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे MD कैट में। तो बोथ इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू द थैलेमस कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये एक MD कैट के लिए फेवरेट एक्सेप्शन है। बाज FSC की बुक्स में लिखी हुई है, बाज में नहीं लिखी हुई। जिनकी बुक्स में नहीं लिखी हुई लिख लें अपने पास कि थैलेमस में से हर तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन गुजरती है सिवाय उस इंफॉर्मेशन के जो कि नोज से आ रही है, वो थैलेमस से नहीं गुजरती। एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजीद डिटेल इसकी MD कैट के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। नोज, ओके, लिख लें अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। आगे चलते हैं। कॉर्पस कैलोसम, ये भी आपकी बुक लाइन है। अगर तो आपने अपनी बुक लाइन अच्छे से पढ़ी होगी ना, आप इसका फौरन आंसर करेंगे। इट्स अ बैंड ऑफ एक्सोन्स ओनली, ठीक है, इट्स अ बैंड ऑफ एक्सोन्स ओनली। इसमें डेंड्राइट नहीं होते, इसमें सेल बॉडीज नहीं होती, बोथ नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स होते हैं। और ये 2 हेमिस्फेयर्स को, लेफ्ट हेमिस्फेयर को, राइट हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अ स्टूडेंट थिंक्स, सोच रहा है वो, स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो रहा है, एंड एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है। सेरिब्रम किस किस चीज में इन्वॉल्व है? पहला ऑप्शन थिंकिंग में, बिल्कुल सेरिब्रम ही आपकी थिंकिंग में, डिसीजन में, जजमेंट में, इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होता है। दिस इज योर बिग ब्रेन। ओके, आगे थिंकिंग एंड स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग अप में भी इन्वॉल्व होता है। वॉलेंटरी मसल्स को सेरिब्रम, आपका बिग ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है, अपनी मर्जी से आप मूव कर सकते हो। उसके बाद क्या ये बोलने में भी इन्वॉल्व है? यस, आपकी वॉइस प्रोडक्शन भी तो वॉलेंटरी ही है ना, उसको भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। एंड वाला आंसर क्या था ऑप्शन? मेंटेनिंग पोस्चर। ये सेरिब्रम का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है? सेरिबेलम का। वो कोऑर्डिनेशन में और पोस्चर मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी इसका राइट आंसर है चार्ली। आगे चलते हैं। अ पर्सन हैज जर्की हैंड राइटिंग, तब लिख रहा है लेकिन ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है उससे, ठीक है, अपनी तरफ से वो सोच रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं लिखूं, लेकिन ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है उससे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट लाइकली डैमेज? सेरिब्रम। नहीं, वो सोच तो ठीक रहा है ना कि मैंने लिखना है, वो सोच ठीक रहा है कि मैंने लिखना है, लेकिन उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे, तो ये इसमें मसला नहीं है। मसला है सेरिबेलम में, जो कि कोऑर्डिनेशन नहीं ठीक से हो रही। सोच वो ठीक रहा है कि मैं लिखूं, लिखा नहीं जा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। बीटा आंसर है। इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है।
स्केलेटल मसल्स के साथ। स्केलेटल मसल के साथ सिर्फ दो चीज़ों का ताल्लुक है, इन दोनों का। एक चीज़ आपकी वॉलेंटरी कंट्रोल करवाती है कि मैं सोच के कुछ मूव करना चाहूँ, लेकिन अगर आप सोच के भी मूव नहीं कर पा रहे, आपका कहाँ पे इशू है? कोऑर्डिनेशन में इशू है। मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following is not a part of brainstem? ये भी MCQ as it is MDCAT में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। बाज FSC की बुक्स में लिखा हुआ है, बाज में नहीं लिखा हुआ, आप इसको लाजमी लिख लें। ब्रेन स्टेम का कौन पार्ट नहीं है? आंसर है इसका सेरिबेलम, जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता। बाकी तीनों चीज़ें ब्रेन स्टेम का पार्ट हैं। ये है ब्रेन स्टेम, इसका ये पार्ट है, जबकि ये है सेरिबेलम जो कि इसका पार्ट नहीं है। अब ब्रेन स्टेम का फंक्शन भी अक्सर पूछते हैं। ये बेसिकली आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस में इन्वॉल्व होता है, आपके ब्रीदिंग और हार्ट रेट में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन कही जाती है कि ये फिक्सेशन ऑफ आइज में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये बॉडी पोस्चर्स को और राइटिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ हम डिटेल में MDCAT में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपका MDCAT रोड मैप टेस्ट अच्छा गुजरा होगा। आपने कॉन्सेप्ट वाइज भी अभी तक बहुत कुछ सीख लिया होगा ऑलरेडी के पढ़ते किस तरह से। अभी आपको 1-on-1 मेंटोरशिप कॉल भी आएगी, वहाँ से आप स्ट्रेटजी भी लोगे। जब आप सब कुछ आपस में इंटीग्रेट करोगे, आप एक अच्छे पाथ पे चलोगे और इंशाल्लाह आपका MDCAT 2026 क्लियर होगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।